प्रिय साथियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के विषय निवेश फल की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। निवेश क्या होता है? हमारी जो उत्पादन क्षमता है उसमें जो वृद्धि करने के लिए जो भी व्यय किया जाता है उसको हम निवेश मानते हैं। केंज मुख्यतः दो प्रकार के निवेश की बात करता है। एक जो शेयर स्टॉक पुरानी कंपनियों में जो निवेश होगा उसको वित्तीय निवेश कहते हैं, और दूसरा जो निवेश होता है वो हमारा नए कारखाने नई मशीनें जो लगाते हैं उसके लिए निवेश किया जाता है। तो इस प्रकार से हम निवेश की बात करेंगे। एक बात और थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो धन होता है हमारा पूंजी होती है, इनको आमतौर पर एक ही बात समझ लिया जाता है, लेकिन धन का जो भाग आगे उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम कैपिटल अर्थात पूंजी कहते हैं। तो निवेश के कुछ एक टाइप हैं। पहला जिसकी हम जिक्र करते हैं यहाँ, पहले आप निवेश फल देख लीजिए। हम इस पूरे लेसन में ये बात करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन होता है वो होता है MEC, यानी कि मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। केंज का दृष्टिकोण ये है। तो इसी को लेकर हम पूरे का पूरा ये विषय है उसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें प्रकारों को लेकर। केंज जैसे दो प्रकार की बात करता है, उन्हीं को लेकर हम अपने विषय को केंद्रित रखेंगे। एक होती है हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि वित्तीय निवेश। वित्तीय निवेश जो होता है वो शेयर में, स्टॉक में, इसमें इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या होगा कि व्यक्ति की संपत्ति तो बढ़ेगी, लेकिन पूरी राष्ट्रीय संपत्ति का यानी कि उत्पादन, आय, रोजगार, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा हमारा इसमें रियल इन्वेस्टमेंट होती है। वो क्या होता है कि उसमें जो घरेलू हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी संपत्ति बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, आय, रोजगार, ये सभी बातें उसमें बढ़ती हैं, तो उसको वास्तविक निवेश बोलते हैं। इसमें क्या कि नए कारखाने लगाना, नई इमारत बनाना, इस तरीके की बातें हम रखेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेरित निवेश होता है और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इसकी बात करते हैं। तो प्रेरित निवेश के बारे में हम थोड़ा सा इस रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा OXY, यहां पर हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और यहां पर हम अपनी रियल नेशनल यानी कि GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेते हैं। जब हमारी नेशनल इनकम ज्यादा होती है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। ये अगर कम होगी तो ये भी कम होता जाएगा। और ये देखो, अगर ये जीरो के स्तर पर आ जाती है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जीरो होगा, और कुछ स्तर पर तो बात ऐसी होगी कि ये नेगेटिव भी चला जाता है। ये एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसे संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि इस वक्त कोरोना के समय में अर्थव्यवस्था में 2019-20 में हमारी जो अर्थव्यवस्था रही वो 145 लाख करोड़ के लगभग रही, और अब 2021 में जो इसका अनुमान है वो हमारी अर्थव्यवस्था का 134 लाख करोड़ का अनुमान है, यानी कि 7.7% GDP की गिरावट। तो ये बात हमें इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हो जाती है कि जब हमारा GDP गिरता है तो ये हमारा जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है। ऐसी बातें हम यहां पर देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम दोबारा ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम ऐसे देखते हैं। यहां पर हमने पहले की तरह GDP लिया और यहां पर ये इन्वेस्टमेंट का स्तर है। GDP हमारा यहां पर है, इस इन्वेस्टमेंट को कोई अंतर नहीं पड़ता। ये ऐसी स्थिति में है, मान लो कि अर्थव्यवस्था मंदी और बेरोजगारी के इस दौर से गुजर रही है। अभी कोरोना काल में देखिए आप कि गवर्नमेंट ने 29 लाख करोड़ रुपए का, इतना तो हमारा वार्षिक बजट भी नहीं होता, इतना पैकेज दिया है कि आपकी इकोनॉमी को डिप्रेशन से और अनएम्प्लॉयमेंट से उभरा जा सके। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट का इससे कोई संबंध नहीं कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या रहेगा। तो ये चीज यहां पर हम देख सकते हैं। आज के संदर्भ में भी ये कैसे लागू होता है। इससे आगे हम बात करते हैं निवेश के अलग प्रकारों की। तो उसमें हम लेते हैं कि हमारा जो इसी से संबंधित है बिल्कुल
निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम ऐसे ही परिभाषित करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट इन दो फैक्टरों को लेके ही चलती है। एमईसी क्या होती है? प्रत्याशित लाभ की दर होती है कि हमें है ना नए निवेश से कितने लाभ मिलने की आशा रहती है, संभावना पर निर्भर है। और आर क्या है? किस्म से लागत है। जब हमारे लाभ लागत से ज्यादा हो तो निवेश किया जाएगा। दूसरी स्थिति एमईसी जब कम होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ऐसी स्थिति में निवेश नहीं किया जाएगा। तो ये निजी निवेश किस तरह का होता है। दूसरा सार्वजनिक निवेश की जो हम बात करते हैं, उनका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम निवेश करते ही हैं क्योंकि ये निवेश लोगों के कल्याण के लिए होता है, देश की सुरक्षा के लिए होता है, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए होता है। फिर हम आगे बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट की। ग्रोस इन्वेस्टमेंट ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हमारा एक नेट इन्वेस्टमेंट और दूसरा इसमें हम जो रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, उसको शामिल करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट को, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को, इन दोनों का जोड़ ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है। या यूं कहिए आप, ग्रोस इन्वेस्टमेंट से जब हम रिप्लेसमेंट यानी कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट से जब हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आता है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम जो काम करते हैं, हमारी जो मशीनें होती हैं उनमें घिसावट होती है, उसको जो घिसावट आती है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको पहले की तरह करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं, निवेश व्यय करते हैं, उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कुल निवेश में से जब इसको निकाल दिया जाता है तो जो शेष बचता है वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट रहता है। अब थोड़ा और आगे इसके बाद हम चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार और हैं हमारे पास। इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, और एक्सेंटे, और इसके साथ इसके और भी कई नाम हैं, प्लान्ड, वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम यूँ कहते हैं कि हम भविष्य से जैसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में मांग है ना वो बढ़ने वाली है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे क्या होता है कि भविष्य में हमें बढ़ी हुई कीमतों पे हमारे लाभ ज़्यादा होते हैं, यानी कि पूरा प्लानिंग के तहत हम करते हैं। दूसरा बिल्कुल इसके विपरीत, हम ऐसा चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी निवेश हो जाता है। वास्तव में क्या होता है कि जैसे कभी कि बर्ड फ्लू आ जाए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, अपने पोल्ट्री फार्म लगाए ये सोच के कि डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उल्टा क्या हो गया कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका प्रोडक्शन उसके फार्म हाउस पे बचा पड़ा रहा। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन बर्ड फ्लू आया, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने से उसका जो वो निवेश था वो अनैच्छिक इनवॉलंटरी इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो गया। तो अब हम इस लेसन को, जिसको हम मानते हैं कि निवेश फल की जो हमने शुरू में बात की थी, उसको समझने के लिए थोड़ी सी कंसेप्ट बीच में की है। अब हम अपने बिल्कुल पहली बात पर आ जाते हैं, जो लेसन का नाम है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन है एमईसी का और आर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से, निवेश डिपेंड करता है एमईसी पर, एमईसी पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। एमईसी को दो पार्ट में बांटते हैं हम। एक होता है हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अनुमानित आय, और दूसरा हमारा सप्लाई प्राइस। आप देखिए, हम किसान हैं, मानो हमने एक ट्रैक्टर को परचेज किया और उसकी आयु 15 वर्ष है। हम अनुमान लगाएंगे कि 15 वर्ष में इसके हर साल में लगभग हमें इससे कितने रुपए की आमदनी होगी। तो उस सारी आमदनी का जोड़ जो होता है वो हमारा अनुमानित आय होता है। हाँ, उस पे जो लागत आती है, इस 15 साल में जो अनुमानित आय है उस लागत तो उससे निकाल दें तो उसको हम नेट प्रोस्पेक्टिव यील्ड कह सकते हैं, शुद्ध अनुमानित आय। तो अनुमानित आय आप समझ गए होंगे कि जो भी मशीन होगी अपने पूरे जीवन काल में जितनी उससे आमदनी की उम्मीद है, उसके जोड़ को हम अनुमानित आय कहेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करते हैं सप्लाई प्राइस की। सप्लाई प्राइस क्या है कि किसी भी जो मशीन है उसकी वर्तमान कीमत, इसमें जो नई मशीन की कीमत है उसको हम लेंगे, यानी कि जो ट्रैक्टर है वो पुराना हो चुका है उसकी नहीं, जो नया उसकी एक कीमत थी उसको हम पूर्ति कीमत मानते हैं।
तो एमबीसी को समझने के लिए कि जो प्रत्याशित लाभ की दर है, इन दो बातों को समझना जरूरी रहता है हमारा, एक अनुमानित आय और एक पूर्ति कीमत। अब हमारा देखिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी दो बातों पर डिपेंड करता है, एक जो डिमांड फॉर मनी है और दूसरा सप्लाई ऑफ मनी। इसकी बात, अब सप्लाई ऑफ मनी को केन्स कांस्टेंट मानता है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा या ज्यादा होगा वो डिमांड फॉर मनी पे डिपेंड करता है। डिमांड फॉर मनी को यहां पर वो लिक्विडिटी के माध्यम से समझाता है कि लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देते हैं हम, जब अपना पैसा हम किसी दूसरे को देते हैं तो उससे हमें ब्याज मिलता है, और जब उसको अपने कार्य में लगाते हैं तब भी हमें क्या होता है कि उससे जो मिलने वाला ब्याज है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि जो मुद्रा की मांग है ये बताएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखा, हम लिक्विडिटी को कम प्रेफर करते हैं और अपने पैसे को ब्याज पर दे देते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से यहां आ गई तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, यहां से यहां आ गई पहले हम, तो फिर इससे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से हमारी, इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिए हम कम पैसा रखेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम आ जाए, यहां से यहां आ जाए, तो लिक्विडिटी के लिए हमारी प्रेफरेंस यहां की बजाय बढ़कर अब इतनी हो जाती है। तो ये बात यहां पर समझाना चाहता हूं मैं आपको, यानी कि मुद्रा की मांग जो है वो जो ब्याज की दर है वो मुद्रा की मांग पर निर्भर करती है, और मुद्रा की मांग हम कई उद्देश्यों के लिए करते हैं, उसकी डिटेल उस लेसन में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अब ये हमारा पूरे का पूरा कंसेप्ट, इस लेसन की जो मुख्य बात है वो यहां पर है। आपको ये अच्छे से दिमाग में समझना है, जो पहले बातें बताई थी वो उसका एक किस्म से इंट्रोडक्शन टाइप रहेंगी, आखिरी बात उसका तीसरा पार्ट होंगी। जो मूल बात है इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है वो ये होता है, इन्वेस्टमेंट एमईसी और आर पे डिपेंड करता है। एमईसी प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस पर, और आर इन दो चीजों पर। फिर हमारे पास रिजल्ट ये आता है, इन दोनों की तुलना करते हैं, अगर एमईसी ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो निवेश किया जाता है, एमईसी कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो ये इस लेसन का जो प्रश्न था उसका ये हल है एक किस्म से। अब हम इसकी जो और सामान्य बातें हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा लेसन जो मुख्य बात है वो यहाँ पर संपन्न होती है। अब अगली बात हम इसमें लेते हैं कि जो निवेश है उसको, जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसको कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, यानी कि सरकारी जो निवेश है उसके सरकार को पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे, कर से आएंगे। तो कर जितना ज़्यादा इकट्ठा होगा सरकार उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, जिससे हमारे जो आय उत्पादन रोजगार हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन कर को सभी अच्छा भी नहीं मानते, ये स्थिति भी है, क्योंकि जो उपभोक्ताओं की शक्ति है वो सरकार के पास चली जाती है, लेकिन सरकार को पैसा चाहिए तो उसके बाद दूसरा उसके पास हथियार होगा ऋण का। सरकार ऋण ले, निजी लोगों से ऋण ले, बैंकों से ऋण ले, निजी लोगों की बजाय बैंकों का ऋण अच्छा बताया जाता है, वहाँ से पैसा लेके सरकार निवेश करे। ये निवेश का एक कारण हो सकता है। घाटे की वित्त व्यवस्था हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकार नोट छापे जिससे वो निवेश को बढ़ावा दे। तो सरकारी निवेश बढ़ाने के ये तीन चीज़ें हैं जो मुख्य रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निवेश को प्रभावित कौन से तत्व करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम एक दो बातें आज के उसमें देख लेते हैं। अगर तकनीकी विकास होगा तो नए आविष्कार होंगे। हाल ही में देखिए आप, सौर ऊर्जा में एक नया हमारे पास आया, प्राकृतिक साधनों की जैसे खोज होती है, तो हमने जो सूर्य की शक्ति को एक अपनी शक्ति माना, और देश ने पूरे दुनिया में हम 5वें स्थान पर इसमें पहुंच चुके हैं। और जो हमने टारगेट 2022 तक 20 गीगावाट का लिया था हमारे देश में, उसकी पूर्ति 2019 तक ही उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। कहने का मतलब निवेश को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर कोई नई तकनीक हमारे पास आई, सरकार जिन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहे, उसने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया तो हमारी शक्ति बढ़ गई। इसी तरीके से सरकार की नीतियां रहती हैं, सस्ता हाउस लोगों को मिले, तो इसमें थोड़ा सा एक और बात भी सामने आती है, हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। अब देखो, हाउस के लिए सरकार है ना 7% पर ऋण देती है,
5% अगर इन्फ्लेशन है तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 2% हुई। और कोई सरकारी कर्मचारी है उसको इसमें इनकम टैक्स में भी फायदा मिलता है। तो यानी कहने का मतलब जो सरकारी कर्मचारी हाउस लोन लेता है उनको मुफ्त पैसा मिलता है। ऐसे ही राजनीतिक वातावरण है, अगर वो शांत रहता है तो निवेश बढ़ता है। आशंसाएं हैं, अगर लगता है हमें फ्यूचर अच्छा रहेगा तो निश्चित तौर पर निवेश बढ़ेगा। अब देखो पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि भारत के अंदर है ना भविष्य अच्छा है। अक्टूबर माह में जब से हमारे यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर माह 2020 में इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया जो रिकॉर्ड तोड़ था, 60,000 करोड़ को भी पार कर गया। यानी कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार और एफडीआई यहाँ पर आ रहे हैं। 2019-20 में एफडीआई प्राप्त करने में पूरी दुनिया की 9वीं अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था रही। लगभग $50 अरब का एफडीआई यहाँ पर आया। तो ये सारी चीजें निवेश को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारा निवेश फलन का एक पूरी की पूरी उस पर हमने चर्चा की। तो इसमें मुख्य बातें आपने देखी। अगर हमारी तकनीक विकसित होगी, हम नए साधनों को खोजेंगे, सरकार की नीति क्या होगी, राजनीतिक वातावरण कैसा होगा, भविष्य के प्रति उम्मीद कैसी है, वित्त की उपलब्धता कैसी रहेगी देश में, ये सारी की सारी बातें निवेश को प्रभावित करती हैं। तो मैं आपको से चाहूँगा कि आप इस विषय को अच्छे से इसको सुने और समझें। धन्यवाद।